चलिए ठीक है, इसके आगे अब हम देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो अप इन द स्काई, सोशल स्टडीज़ में चैप्टर फर्स्ट है अप इन द स्काई। इसमें हमने हेवनली बॉडीज़ के बारे में डिस्कस किया, सोलर सिस्टम बताया क्या होता है, और हमारे कौन कौन से प्लैनेट हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सन टू अस। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक देयर फूड्स टू द प्लांट्स। इट मीन्स कि प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। अब सनलाइट से यूज करके प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं इसको ज़रा देखते हैं। To make their food, plants use carbon dioxide and water and they make their food plus ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें लाइट के कहाँ से इसको ज़रूरत पड़ गई, सनलाइट के कहाँ से? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो प्रोसेस होती है फूड बनाने की प्रोसेस होती है प्लांट की, ये सनलाइट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्लांट के लीफ का एक ग्रीन कलर होता है, ये किसकी वजह से होता है? ये क्लोरोफिल एक होता है प्लांट के अंदर, उसकी लीफ के अंदर होता है, जिसकी वजह से प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन होता है। तो ये क्लोरोफिल और ये सनलाइट, ये दोनों मिलकर प्लांट को हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ कर कि वो अपने लिए फूड बनाए। कौन बनाए फूड? प्लांट बनाए। और इस फूड बनाने की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, मीन्स ऑक्सीजन गैस बनती है, और ये गैस है तो ये निकलेगी प्लांट से। कहाँ से रिलीज होगी? तो प्लांट की लीफ से रिलीज होती है। प्लांट की लीफ से कैसे रिलीज होती है? तो प्लांट की लीफ में, सपोज दैट ये प्लांट की लीफ है, ये प्लांट की लीफ है, और इसको हम अगर कट करते हैं यहाँ से, तो अंदर कुछ इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें आप देखोगे एक इस तरह का कुछ बना हुआ लीफ के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो हैं, ये लीफ में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में। तो इस स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेते हैं, और जब फूड बना लेते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस उनसे बनती है, इस ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो ये फूड बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर का यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो इसमें फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। अब देखिए इसमें अगर ये सनलाइट प्रेजेंट ना हो तो क्या ये प्लांट अपना फूड बना पाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बना पाएगा। इसलिए सनलाइट का यहाँ पर प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए इम्पोर्टेंस है। तो दूसरा इम्पोर्टेंस क्या हुआ? प्लांट यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। देखिए, द सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो हमारा क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो होती है ये हमें प्रोवाइड कराती है। क्या चीज़ प्रोवाइड कराती है? ये हमें फूड से मिलती है और हमें वर्क करने के लिए फूड से एनर्जी प्रोवाइड होती है। इस तरीके से प्लांट को भी अपना फूड बनाने के लिए सन जो है एक तरह की सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है कि प्लांट भी अपने लिए फूड बना सकें। लेकिन सन की जो एनर्जी है वो एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं और ये सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। दस एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसलिए जो सन से हमें एनर्जी मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। एंड इस एनर्जी का क्या यूज होता है? सोलर एनर्जी का इट इज यूज टू कुक फूड। एक सोलर कुकर होता है। सोलर कुकर में क्या होता है कि इस तरीके का पूरा एक पैनल होता है। देखोगे आप कि सोलर कुकर में इस तरीके से सिस्टम बना होगा कुकर टाइप का, और इसको बॉक्स के अंदर कवर कर देते हैं। ये बॉक्स के अंदर कवर्ड होता है पूरा इस तरीके से, और ऊपर से एक इस पे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है जिससे ऊपर से सनलाइट इसके अंदर जाती है और ये सनलाइट अंदर का जो भी फूड रखा होता है उसको कुक कर देती है। इस कुकर को हम क्या बोलते हैं? सोलर कुकर। ये सोलर कुकर एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है? ये सोलर कुकर जो है सनलाइट से एनर्जी एनर्जी गेन करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि द सोलर एनर्जी इज यूज टू कुक फूड। और किस चीज़ में यूज होती है? टू लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट एंड इवन टू रन कार्स। क्यों? ये क्या होता है? जो लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट में जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनकी भी लाइटनिंग में सोलर एनर्जी कैसे यूज होती है? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? एब्जॉर्ब करने का मतलब है सनलाइट को लेते हैं और वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जैसे बैटरी आपने देखा है, इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, सबके घरों में इन्वर्टर होता है लगभग। तो उसमें देखो एक बैटरी कनेक्ट होती है। वो बैटरी कैसे चार्ज होती है? एक तो चार्ज होती है इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरा क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत से घरों में, इस फिगर में देखिए, ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है। इसके ऊपर देखिए ये छोटे छोटे पैनल टाइप के लगे हुए हैं, सीट लगी हुई है। तो इससे क्या होता है? इनको सोलर पैनल हम कहते हैं। इस सीट पे क्या होती है? जब सनलाइट फॉल होती है तो ये सनलाइट इन प्लेट्स के ऊपर गिरती है जिनको हम सोलर पैनल कहते हैं। तो इनसे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पैदा होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी से जो आपके घरों में बैटरी रखी हुई है वो चार्ज हो जाती है। और एक तो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में जो आ रही है उससे चार्ज होती है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम इस सोलर पैनल का भी यूज करके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनके ऊपर भी देखा होगा आपने, एक पैनल लगा होता है और उससे नीचे एक बॉक्स ब्लैक कलर का रखा होता है जिसके अंदर
बैटरी रखी होती है, वो बैटरी क्या होती है कि उस सोलर पैनल के थ्रू सनलाइट उस पे फॉल होने की वजह से चार्ज हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सोलर एनर्जी ऑल्सो यूज टू लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट एंड इवन टू रन कार्स। और आज के समय में कुछ कार भी आ रही हैं जो सनलाइट की वजह से चार्ज होती हैं, सनलाइट से चार्ज की जाती हैं। जैसे ठीक मैंने आधी बात बताई जो कि सोलर पैनल लगा हुआ है, उसी तरह उनमें भी क्या है, एक बैटरी कनेक्टेड है, वो बैटरी चार्ज हो जाती है सनलाइट से, और सनलाइट से चार्ज होने के बाद उसमें एक अलग से मोटर लगा देते हैं। मोटर का काम आपने देखा ही है, कैसे घरों में जो मोटर होती है कैसे पानी निकालने का काम करती है, उस तरीके से वो रोटेट होती है ना, इस वजह से पानी आता है। ऐसे ही अगर एक कार की बैटरी जो है, अगर उससे कोई हम मोटर कनेक्ट कर देते हैं तो वो मोटर भी रोटेट हो गया। रोटेट होने की वजह से वो मोटर अगर व्हील से कनेक्टेड होगी, कार के व्हील से कनेक्टेड होगी, तो व्हील भी रोटेट करेगा, तो ऐसे वो कार चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू रन कार्स। और ऐसी कार्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी कार्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिक कार या हाइब्रिड कार्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं द मून। अब मून के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके सिलेबस में? द मून इज राउंड लाइक द सन। क्या है? जिस तरह से सन है राउंड, उस तरह से मून का भी कैसी शेप है? राउंड। इट इज़ क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास है, सबसे अधिक पास है। अदर प्लैनेट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें स्पेस में, तो सीन फ्रॉम द अर्थ बोथ द सन and the moon appear to be of the same size। अगर हम देखो अर्थ पर हैं, इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और सन हमारा यहाँ है और मून हमारा यहाँ है। हम अर्थ पर हैं, यहाँ से हम अगर सन को देखते हैं और यहाँ से अगर हम मून को देखें तो देखने में दोनों सेम साइज के हमें दिखाई देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर सन भी हमें इतनी शेप का दिख रहा है और मून भी हमें इतनी, दोनों सेम साइज के अगर अर्थ से दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दोनों की शेप एंड साइज क्या एक जैसा है? दोनों सेम साइज के हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। जो देखो बड़ी ऑब्जेक्ट होती हैं, जो लार्जर ऑब्जेक्ट होती हैं, उनको अगर आप दूर से देखोगे तो आपको वो स्मॉलर अपीयर होंगी, दिखाई देंगी, स्मॉलर दिखाई देंगी। इसलिए दोनों का सेम दिखने का मेन रीज़न ये है कि आप अर्थ पर हो और सन आपसे बहुत दूर है इन कंपैरिजन टू द मून। मून के कंपैरिजन में अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और इसका साइज बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये दूर से भी देखने में मून के साइज जैसा अपीयर होता है, दिखाई देता है, बट मून और सन दोनों के साइज इक्वल नहीं है। ये सिर्फ डिस्टेंस अनइक्वल होने की वजह से, ज़्यादा दूर और पास होने की वजह से मून अर्थ के पास है और सन जो है अर्थ से दूर है, लार्ज डिस्टेंस पर है। इसलिए दोनों सन और मून साइज में एक जैसे दिखाई देते हैं, बट नॉट इट इज़ ट्रू। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सन का साइज मून के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, सीन फ्रॉम द अर्थ बोथ द सन एंड द मून अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज। यानी अगर हम अर्थ से देखते हैं सन और मून दोनों को, तो दोनों दे अपीयर्स टू बी सेम साइज, दोनों सेम साइज के दिखाई देते हैं। हाउएवर, फिर भी द मून इज मच स्मॉलर देन द
द मून इज मच देन द सन, सन से बहुत स्मॉलर है। उसका रीज़न हमने ये बताया कि सन जो है अर्थ से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर है इन कंपैरिजन टू द मून, इसलिए हमें ऐसा देखने को मिलता है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन। क्या है कि ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? इट किसके लिए आया? मून के लिए। तो मून लुक्स बिग, मून हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि यह अर्थ के बहुत क्लोज में है, पास में है। देन द सन, सन की अपेक्षा, सन के कंपैरिजन में मून जो है अर्थ के बहुत पास में है। आगे देखते हैं। द मून्स सरफेस हैज मैनी बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। अब देखिए मून की जो सरफेस है, मून किस शेप का है? मून जो है इस शेप का है, इस तरीके से है। लेकिन ये मून की जो सरफेस है सब जगह एक बराबर नहीं है, कहीं पे इसमें बड़े बड़े स्पॉट्स हैं, कहीं पे इस तरीके से स्पॉट्स बने हुए हैं मून में। मून का फिगर आपने बुक्स में देखा भी होगा, अदर बुक्स में। तो इन बड़े बड़े स्पॉट्स को क्या बोला जाता है? क्रेटर। तो मून्स में जो हैं क्या हैं? ये बड़े बड़े बिग स्पॉट्स हैं, बिग हॉल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। दीज आर कॉल्ड क्रेटर्स, इनको क्रेटर्स बोला जाता है। तो व्हाट आर क्रेटर्स? क्रेटर्स are the big holes which are present on the moon's surface. The moon's surface has many big holes called craters. moon की surface पे जो बड़े बड़े big spots holes बने हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? craters. The moon moves around the earth. It is the earth natural satellite. देखो क्या है? मून जो है अर्थ के अराउंड में मूव करता है, अर्थ के अराउंड में ये जो है मूव करता है, इसीलिए। और ये मैन मेड है नहीं, मून मैन मेड तो है नहीं, इसको नेचर ने बनाया है, नेचर गिफ्ट है, इसलिए इसको हम कहते हैं इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। डू यू नो व्हाट ए सैटेलाइट इज? सैटेलाइट क्या होती हैं, क्या ये आप जानते हो? जस्ट एज ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, जैसे कि ऑल अदर प्लैनेट जो हैं सन के अराउंड मूव करते हैं, वैसे ही मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है। ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट। द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। मून की क्या है? ये अपनी जो मून जो आपको देखते शाइनिंग जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है, ये इसकी अपनी लाइट नहीं है। फिर कैसी लाइट है ये? द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। मून की अपनी लाइट नहीं है। ओनली पार्ट ऑफ द मून which receives sunlight can be seen from the earth. तो मून की अपनी लाइट नहीं है फिर भी वो चमकता है। तो किस वजह से चमकता है? अर्थ सन के द्वारा जो सनलाइट मून के जितने पोर्शन पे पड़ती है, फॉर एग्जांपल इसको देखो फिगर से, आप देखो ये सपोज दैट ये मून है, ठीक है, और ये सन है। तो इससे जो लाइट स्प्रेड होंगी, अब देखो यहाँ से जो लाइट आएंगी वो मून के इस पोर्शन पे ही सिर्फ गिरेंगी। तो मून का ओनली हमें इतना ही पोर्शन दिखाई देगा अर्थ से। जब हम अर्थ से इस चीज़ को देखेंगे, अर्थ से देखेंगे तो हमें सिर्फ मून का इतना ही पोर्शन दिखाई देगा। यही रीज़न है कि हमें मून जो है अलग अलग शेप में नज़र आता है। कभी ऐसे, कभी थोड़ा बड़ा होता है, फिर हाफ मून होता है, फिर इससे और बड़ा होता है, और फिर एक लास्ट स्टेज आप देखोगे ये जो है
फुल मून हो जाता है, फुल मून। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, जितने पोर्शन पे लाइट पड़ेगी उतना ही हमें अपीयर दिखाई देगा अर्थ से। फिर जैसे जैसे लाइट वो रोटेट करेगा अर्थ के अराउंड मून रोटेट करेगा, तो उसकी सरफेस पे भी सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने लगेंगे। फिर उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेप दिखाई देगी। इस तरीके से इसका साइज इंक्रीज होता हुआ हमें दिखता है, बट उसका साइज जो है फिक्स होता है। ये सिर्फ सनलाइट कितनी पड़ती है मून के ऊपर जो हमें अर्थ से दिखाई देती है, इस पे डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए, इसमें एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन की चीज़ है। देखिए क्या हुआ, इन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो बिकेम द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून। इसका मतलब मून पर इंसान पहुंच चुका है, मून की सरफेस पर इंसान पहुंच चुका है, इंसान की लैंडिंग हो चुकी है एक तरह से। तो इन 1969 किस समय सबसे पहले मून पर कौन पहुंचा था और किस ईयर में? 1969। इसको याद रखिएगा, किस ईयर में पहुंचा था? 1969 में। कौन कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक व्यक्ति का नाम है, और एडविन एल्ड्रिन, दूसरे कौन है? एडविन एल्ड्रिन। ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है। और किस ईयर में गए थे ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ गए थे? मून की सरफेस पर इन्होंने फर्स्ट टाइम लैंडिंग की थी। देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, मून के ऊपर एयर नहीं है। अब एयर नहीं है तो क्या वहाँ प्लांट या कोई एनिमल सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फूड बनाने की प्रोसेस में देखा कि वहाँ गैसेस होनी चाहिए। प्लांट को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन जब फूड बनाएगा प्लांट तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होगी। वो ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है। इस चीज़ को आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। जब मून पर एयर ही अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स कि नो वन कैन लिव देयर, यानी मून पर कोई चीज़ सरवाइव नहीं कर सकती। ओके, थैंक यू।